हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ पार्ट 3। इसमें आज हम पढ़ेंगे विभाजन के परिणाम, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए थे, हमारा विभाजन हुआ था, तो उसके रिजल्ट क्या निकल कर के आए, यानी कि जो तात्कालिक परिणाम थे उस समय के उसके, और जो दूरगामी यानी कि जो हमने बाद तक भी जो झेले हैं वो क्या क्या रिजल्ट थे। तो सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। आबादी का यह जो स्थानांतरण था, यानी कि बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि ट्रेन के ऊपर बैठ करके लोग जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ हालात हुए थे उस टाइम। ये शरणार्थियों से भरी एक ट्रेन है जो रिफ्यूजी है इसमें 1947 में, यानी कि जब कोई भारत से पाकिस्तान जा रहा है और कोई पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं। जो आबादी का जो स्थानांतरण था, यानी कि पब्लिक का एक जगह से दूसरी जगह पे जो जाना था, ये आकस्मिक था, यानी कि अचानक से होने वाली प्रक्रिया थी, अनियोजित थी। इसकी कोई योजना नहीं थी, कौन कहाँ रहेगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा। और ये त्रासदी यानी कि दुख दर्द से भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लोग थे अपने रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से, अपने परिवार से बिछुड़ गए थे, तो इसलिए ये त्रासदी से भरा हुआ था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में, यानी कि जब मानव ने यानी कि इंसान ने एक जगह से दूसरी जगह पे जा करके अपना डेरा डाला हो, तो यह सबसे बड़ा स्थानांतरण था, जब इतने लाखों लोग एक जगह से दूसरे जगह पर बसने के लिए चले गए थे। यानी कि एक दिन पहले या एक घंटा पहले वो इंडिया में थे, उसके बाद वो पाकिस्तानी हो गए, या पाकिस्तान में थे वो इंडियन हो गए, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर उनका आना जाना हुआ। तो ये एक सीन है, दिखाया गया है। तो शरणार्थियों से यानी कि जो रिफ्यूजीज से भरी जो ट्रेन है 1947 में, कुछ ऐसे सीन थे इंडिया पाकिस्तान दोनों की तरफ से। उस टाइम लोग इनके ऊपर बैठ कर भी मतलब ट्रैवल करते थे। आजकल तो इलेक्ट्रिक लाइनें बिछी होती हैं, तो उस टाइम कोयले की चलने वाली ट्रेन या स्टीम से, भाप से चलने वाले इंजन होते थे, तो उनके ऊपर बैठ जाते थे लोग। ठीक है, आगे चलने से पहले मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, और इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए, जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। और ये कब बनाई गई थी रेड क्लिफ लाइन, यानी कि ये कब खींची गई थी रेड क्लिफ लाइन, तो ये बनाई गई थी या अप्लाई की गई थी 17 अगस्त 1947। ये डेट याद रखना। और जो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है, यानी जो दोनों का बॉर्डर को अलग करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं मैकमाहोन लाइन। मैकमाहोन लाइन। ठीक है, इसके साथ हम अगर देखना चाहें तो इंडिया और अफगानिस्तान को अलग करने वाली लाइन कौन सी है, तो इंडिया और अफगानिस्तान को जो अलग करने वाली लाइन है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको बोलते हैं ड्यूरंड लाइन। ड्यूरंड लाइन, यानी कि ड्यूरंड रेखा हिंदी में हम इसको बोलेंगे। रेड क्लिफ, मैकमोहन और ड्यूरंड। ओके, अब आगे देखते हैं हम। तो इसमें क्या था, जो लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा, यानी कि वो ट्रेन वाला जो सीन पीछे दिखाया गया है, एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बहुत बेरहमी से मारा था। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे। यानी कि जो सबसे ज़्यादा मार झेलनी पड़ी थी वो लाहौर में, जो पाकिस्तान में पड़ता है, अमृतसर में और कलकत्ता में। इन जगहों पे बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक जो दंगे थे वो हुए थे। कलकत्ता में यानी कि बंगाल में दंगे होने का जो मेन कारण रहा था, तो उसका मेन कारण रहा था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत मेन कारण रहा था कोलकाता में दंगे होने के लिए। तो कैसे होता, क्योंकि जिन्ना का एक नारा था, जैसे अंग्रेजों का नारा था ना कि फूट डालो और राज करो, तो जिन्ना का एक नारा था, वो था बांटो और आज़ाद करो। क्या था कि हमें बांट दो, यानी कि अलग कर दो, और आज़ाद कर दो, कि बांटो और आज़ाद करो। ये जो नारा दिया था ये मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। जिन्ना वही शख्स था जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी और अलग पाकिस्तान देश की मांग की थी। चलिए, और देखिए उस समय स्थिति कुछ ऐसी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पीएम बनने की रेस में सबसे आगे थे। यानी कि जब भारत
अलग आज़ाद हो जाएगा, अगर भारत एक रहता है, एकीकरण रहता है भारत का, तो सबसे ज़्यादा जो पीएम बनने के चांसेस थे वो इन तीनों के अंदर से थे, यानी कि इन तीनों में से ही कोई एक बनेगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी थे, वो पंडित नेहरू को सपोर्ट करते थे। पंडित नेहरू को सपोर्ट वो करते थे। इसका कारण था, नेहरू की फैमिली थी ना जो, वो एक रसूखदार फैमिली थी, यानी कि जिनका मतलब बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत कुछ ऐसी चीज़ हो, तो उसके हिसाब से कहीं न कहीं उनको एक बेनिफिट मिला था इस चीज़ का। और नेहरू जी को गांधी सपोर्ट करते थे मोहम्मद अली जिन्ना और किसके मुकाबले में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुकाबले में। वरना उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल से योग्य कोई भी उम्मीदवार, यानी कि कोई भी शख्स नहीं था इंडिया का पीएम बनने की दौड़ में। चलिए, जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका था, यानी कि जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे, आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे, यानी कि एक बॉर्डर बन गया उनका कि यहाँ मुस्लिम है तो हिंदू नहीं जाएगा और हिंदू है तो मुस्लिम नहीं जाएंगे। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए, वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। यानी कि दोनों तरफ के जिनके जो अल्पसंख्यक थे, यानी कि माइनॉरिटी में जो लोग थे जिनकी संख्या कम थी, उनको अपने घरों से जाना पड़ा, क्योंकि जो बहुसंख्यक हैं उनके साथ मार पिटाई करते थे उस टाइम। तो उनको अस्थायी तौर पर, यानी कि जो शरणार्थी शिविर होते हैं उनमें उनको पनाह लेनी पड़ी, यानी कि जान बचाने के लिए वहां रुकना पड़ा। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। यानी कि जो लोग वहाँ रहते थे, उनका घर, वतन, उनका ज़मीन जायदाद सब होता था, अब वहाँ की पुलिस और वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन था, यानी कि जो लोकल वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वो उनके साथ बड़े रुखाई का बर्ताव कर रहे थे, यानी कि उनकी जाति धर्म के हिसाब से, यानी कि संप्रदाय के हिसाब से। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की और सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वालों का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत, यानी कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए घर की बहू बेटियों को मार डाला, यानी कि अपने हाथों से अपनी ही बहू बेटियों को लोगों ने मार दिया, कहीं इनको कोई अगवा ना कर ले, यानी कि उनकी इज्जत खराब ना हो जाए, ये सोच रख करके। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, यानी कि जब ये अलगाव हुआ, यानी कि जब हम अलग हुए पाकिस्तान से, पाकिस्तान अलग हुआ, तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे यानी कि जो आपस में रिश्तेदार थे वो बिछुड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। यानी कि जब एक इंसान दूसरी जगह जाता है तो उसको वहाँ पर अपना सारा सेटलमेंट करना पड़ता है, उसको अपना शेल्टर भी देखना होता है, खाना पीना सारी चीज़, यानी कि वो बेठिकाना हो गए। चाहे उनका जहाँ वो रहते थे उस जगह पे ज़मीन जायदाद सारी चीज़ हो, लेकिन दूसरी जगह पे जाने पे वो बिल्कुल बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी-कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी काटना। यानी कि महीनों, सालों-साल उन्होंने शिविर में, यानी कि जो शरणार्थी, जो रिफ्यूजीज़ के लिए जो शिविर बने हुए थे, उनमें अपनी ज़िंदगी को जैसे-तैसे काटा। इतना भयानक दृश्य उस समय हुआ था जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया है। जो भारत के और पाकिस्तान के फिल्म बनाने वाले, लघु कथा लिखने वाले, कोई उपन्यास लिखने वाले, अपनी पोयम के माध्यम से उन्होंने इस मारकाट का जो नृशंसता थी, यानी कि जो इंसान की जो एक मान के चलो उनकी बेवक्त होने वाली मौत या बेवक्त होने वाला बिछड़न था जो उनका, उसका जिक्र उन्होंने अपनी पोयम्स में, अपने बुक्स में और अपनी कथाओं में उन्होंने किया है। विभाजन की जो विपदा थी उसका जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हैं। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और
परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसी की बात ही रहते थे, अब वो हिंसक आय लगाव का शिकार हुए। यानी कि जमीन जायदाद रुपया पैसा जो ये बटा तो बटा, ठीक है, लेकिन जो ये दो पड़ोसी आपस में होते थे उनके बीच में भी ऐसी मानसिकता ने जन्म लिया जो एक हिंसक आय लगाव हो गया। यानी कि ये इनको मारने पे उतारू हो गए और ये इनको मारने पर उतारू हो गए थे। ऐसा वहां पर सीन था। उसके बाद हम पढ़ते हैं वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, यानी कि जिसको टेबल बोलते हैं, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्र। इन सब का वाद्य यंत्र जो बजाने वाले पुलिस के यंत्र होते हैं, उनके बैंड बाजे जो तुमने देखे होंगे और जो किसी विशेष अवसर पर ही बजाते हैं, इन सब चीज़ों तक का भी बंटवारा कर दिया गया। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ कि ये कर्मचारी हमारे हैं, ये आपके हैं। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को, यानी कि 8 मिलियन लोगों को अपना घर बार छोड़ करके सीमा पार जाना पड़ा। यानी कि सीमा पार का मतलब है इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया, तो उनको जाना पड़ा और 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये एक ऑफिशियल डेटा दिया गया है, लेकिन ऑफिशियल डेटा हमेशा कम ही होता है मरने वालों की संख्या से, तो जो संख्या ये बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त, यानी कि जो प्रशासन उनको संभाल पाने में मुश्किल महसूस कर रहा था और जो वित्तीय कठिनाई थी, यानी कि जो फिनेंशियल प्रॉब्लम थी, विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। ये बात बिल्कुल सच है कि भारत का शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इस विभाजन को चाहता हो। ये अगर हम पाकिस्तान की साइड से इस चीज़ को देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है भारत और पाकिस्तान को अलग करने में, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही बताया है, जिन्ना का नारा था बांटो और आज़ाद करो। उनका नारा था बांटो और आज़ाद करो। और महात्मा गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए भी नहीं चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। एक उनके 2-3 कारण थे। अगर कोई आपसे पूछने लग जाए या कहीं कोई क्वेश्चन मिले ऐसा कि महात्मा गांधी जी क्यों नहीं चाहते थे कि सरदार पटेल क्या बने, पीएम बने, पीएम ऑफ इंडिया बने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। देखिए, सबसे पहला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रसूख, यानी कि जो उनकी फैमिली अच्छी खासी फैमिली थी, रसूखदार फैमिली थी। दूसरी बात, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गांधी जी के हिसाब से ये थोड़े हिंसावादी प्रवृत्ति के, यानी कि गरम दल के नेता थे। हिंसावादी प्रवृत्ति इनके अंदर थी, यानी कि किसी भी चीज पर ये स्ट्रिक्ट और जल्दी एक्शन लेने वाले नेता थे। तो उनकी नज़र में ऐसा था कि हिंसावादी है, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, वो अपने फैसले स्ट्रिक्ट लेने वाले इंसान थे और स्ट्रिक्ट फैसले लेने वाला इंसान जरूरी थोड़ी ना कि वो गलत ही होगा। तो एक तो ये कारण रहा कि सरदार पटेल को हमें क्या नहीं बनाना चाहिए, पीएम नहीं बनाना चाहिए। महात्मा गांधी जो सोचते थे, महात्मा गांधी की सोच बताई जा रही है आपको। और क्योंकि वो स्ट्रिक्ट फैसले लेने वाले थे, जैसे भारत पाकिस्तान अलग हो गया था 1947 में, तो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हमारे बीच आज़ाद होते ही कोई युद्ध हो जाए, यानी कि पीएम की वजह से कोई युद्ध हो जाए। लेकिन युद्ध को कौन टाल सका है? 1948 में हुआ युद्ध, 1948 में हुआ, 62 में हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, 99 में हुआ। तो ये चीज़ें कई बार ये कंडीशन अपने हक में नहीं होती, अपने हाथ में नहीं होती, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा सोच करके उनको पीएम की दौड़ से थोड़ा पीछे रखा था। और एक उनकी बीमारी बताई जाती है, आपको पता होगा, पटेल जी की जो मृत्यु हुई थी ना, वो हुई थी 15 दिसंबर, नोट कर लीजिएगा, 1950। सरदार वल्लभ भाई की पटेल जी की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हो गई थी। इनके बारे में बताया जाता है कि ये बीमारी से पीड़ित थे, और बीमारी से पीड़ित होने मतलब महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा नेता यानी कि पीएम बने जो 1-2 साल के अंदर मतलब अपनी पीएम की कुर्सी मजबूरन उनकी खाली हो जाए, क्योंकि बार बार फिर किसी को ऐसे ही पीएम की कुर्सी पर बैठाना, ये सब समस्याएं देखना, ये गांधी जी नहीं चाहते थे। तो 2-3 कारण थे कि वो क्यों पीएम नहीं देखना चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दूसरा कि वो थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शन वाले थे, और पहला ये था। और दूसरा क्या था कि वो एक बीमारी से पीड़ित थे,
और वो नहीं चाहते थे कि कोई युद्ध हो हमारा। ये 2-3 कारण हम लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, यानी कि जो पाकिस्तान अलग हुआ था, वो सीधा-सीधा धर्म के आधार पर, यानी कि मुस्लिम कंट्री, यानी कि मुस्लिम देश के आधार पर और मुस्लिम लीग उसके आधार पर उसका बंटवारा हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम बन गया तो भारत क्या हिंदू राष्ट्र बन गया? नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि राष्ट्र है, जिसका यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। यह सभी धर्मों को बराबर मानता है और पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। यानी कि 1951 में भारत की जो आबादी थी, जनसंख्या थी, उसमें 12% मुसलमान थे, यानी कि हर 100 में से 12 आदमी मुसलमान थे। ऐसे में सवाल था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। ये भी एक समस्या की बात थी उस समय। उसके बाद हम चलते हैं। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीति, यानी कि जो कंपटीशन की जो पॉलिटिक्स थी, उसके हित जुड़े थे। यानी कि कई जगह पे क्या था, भारत की तरफ से ऐसा नहीं था कि कोई नेता बंटवारा चाहता हो, क्योंकि वो ना तो खुशी मना पा रहे थे, ना गम मना पा रहे थे कि देश आज़ाद हो गया। खुशी थी इस बात की देश आज़ाद हो गया, लेकिन गम इस बात का था कि लोग अपनों से बिछड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। बिल्कुल ये बात मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देख करके ही की गई थी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी, यानी कि सबसे आगे थी मुस्लिम लीग कि मुसलमानों के लिए अलग से राष्ट्र होना चाहिए। जैसे आज के टाइम खालिस्तान का मुद्दा छिड़ा हुआ है भारत और कनाडा के बीच, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आज के टाइम में। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहते थे जहाँ किसी एक धर्म के अनुयायी और दूसरे जो धर्म, यानी कि भारत के जो नेता थे, वो ये नहीं चाहते थे कि भारत में सिर्फ हिंदू ही रहे या मुस्लिम ही रहे, सिख ही रहे। वो चाहते थे कि भारत में सभी धर्मों के लोग रहे, सभी को अपने विकास के लिए बराबरी का हिस्सा मिले, सभी को अपनी प्रोग्रेस के लिए इंडिया में सारे अधिकार मिले। भारत की सरकार, भारत के नेता ये चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पाकिस्तान की स्थापना एक मुस्लिम कंट्री के तौर पर की गई थी, यानी कि सिर्फ मुसलमानों के लिए एक देश बसाया गया था। आगे चलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी की शहादत, यानी कि महात्मा गांधी देश के लिए कैसे शहीद हुए, इस बात को हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को मोहम्मद अली जिन्ना और बंटवारे के टाइम की कुछ सिचुएशन है वो आपके सामने मैं दिखाऊंगा। देखना यहाँ पे क्या हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को अलग करने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ था, यानी कि चाहते थे कि पाकिस्तान अलग हो, क्योंकि इनको दिख रहा था कि इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो मेरे से सुपीरियर माने जाएंगे जब बात आएगी पीएम बनाने की। तो ये बात इनके माइंड में बिल्कुल क्लियर थी कि अगर भारत एक ही देश रहता है आज़ादी के बाद तो मेरा पीएम बनना असंभव सी बात है। तो इस बात को माइंड में रख करके ही जिन्ना ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो मांग थी वो की थी। अब देखिए आप, तो मोहम्मद अली जिन्ना सभी को पता है 1906 में इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। यानी कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में, वो किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी।
देखिए, एक जगह पड़ती थी नोआखली। नोआखली हम बुक में भी पढ़ेंगे आगे चलकर इसके बारे में। जगह का नाम था नोआखली। तो ये जगह आज के टाइम कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है आज के टाइम बांग्लादेश में। उस टाइम कहाँ पड़ती थी? कलकत्ता में पड़ती थी। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने दंगे करवा दिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर क्या करवा दिए थे? दंगे करवा दिए थे, लड़ाई फसाद करवा दी थी। और उसमें 10K प्लस यानी कि 10,000 प्लस लोग मारे गए थे उन दंगों में। और 30,000 प्लस जो लेडीज थी उनके साथ ब्रिचुअलिटी वहाँ पर हुई थी। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। बंटवारे वाले टाइम की जब ये बात चल रही है। और उस टाइम गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी उस टाइम जेल के अंदर थे। गांधी जी को पकड़ रखा था, यानी कि वो जेल के अंदर थे। तो वहां से आकर के उन्होंने देखा, गांधी जी ने देखा कि भाई मेरे देश में क्या हो रहा है। ये तो मतलब पूरा ही देश अपना मतलब बिछुड़ चुका है, एक दूसरे से सब कट चुके हैं, भाई भाई का दुश्मन हो चुका है, मुस्लिम हिंदू। तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी उस टाइम जो उभर करके आई थी आज़ादी के टाइम वो थी। तो देखिए, तो गांधी जी ने क्या किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने दंगे भड़काए। और जो ब्रिटिश आर्मी थी वो तो ये चाहती थी, यानी जो ब्रिटिश सेना थी वो भी वहीं पर थी। तो उन्होंने उनको लोगों को समझाने का कोई प्रयास नहीं किया कि आप लोग दंगे क्यों कर रहे हो, संप्रदाय के हिसाब से, जाति धर्म के आधार पर। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को कोई मतलब ही नहीं था उस चीज़ से। तो उसके बाद गांधी जी वहां पर आते हैं। गांधी जी वहां पर आते हैं और वहां पर आने के बाद गांधी जी की सिर्फ एक स्पीच होती है वहां पे, यानी कि अपना एक भाषण देते हैं नोआखली, यानी कि कलकत्ता में, आज के टाइम बांग्लादेश में पड़ता है ये एरिया। तो वहां पर अपनी एक स्पीच देते हैं और स्पीच देने के बाद वहां के जो लोग थे वो दंगा यानी कि बंद कर देते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। गांधी जी का इतना प्रभाव था उनके व्यक्तित्व का, यानी कि जो लोग उसको सुन लेते थे एक बार उनकी बात मानते थे क्योंकि उन्होंने मतलब देश के लिए एक काम नहीं किया, उन्होंने हजारों काम किए, सैकड़ों आंदोलन किए लोगों की वेलफेयर के लिए, अपने देश के लिए। वो अहिंसावादी थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी हिंसा हो मेरे देश में, सभी प्यार से रहे, सभी धर्मों के लोग बहुत अच्छे से रहे। गांधी जी की ये सोच थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की इसके बिल्कुल ऑपोजिट सोच थी। इस कारण हमारे देश का बंटवारा हुआ था। तो अंग्रेजों ने देखा कि गांधी जी ने तो सभी को एक स्पीच दे करके ही बिल्कुल सभी लोगों को शांत बैठा दिया। और अंग्रेज चाहते थे कि हमें तो यहाँ से जाना ही है, ये भारत पाकिस्तान वाले क्यों ना इनको बहुत बड़ा दुश्मन बना के हम यहाँ से आराम से निकल जाए। तो जब गांधी जी की स्पीच सुन करके सभी लोग मान गए थे, तो इस बात को देख करके अंग्रेजों ने गांधी को क्या कहा था? वन मैन आर्मी। कि जो गांधी जी है वो वन मैन आर्मी है, यानी कि अपने आप में ही एक पूरी सेना है। यानी कि जो काम इतने हमसे ना हो पाया उनसे हो कैसे पाता जब उन्होंने दंगे रोकने की कोशिश ही ना की। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान, इनका नाम पहले भी आया था। कौन थे ये? बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है आज के टाइम, शेख हसीना, उनके फादर थे। इनके बारे में मैंने बताया था। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ था, इंदिरा गांधी जी का क्या योगदान रहा था उसमें। तो शेख मुजीबुर रहमान ने गांधी को जब उन्होंने स्पीच दी, वहां के लोगों को समझाया कलकत्ता में कि ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, तो शेख मुजीबुर रहमान ने उनको क्या कहा था? गांधी जी को जादूगर कहा था। जादूगर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी को जादूगर किसने कहा था? तो वो कहा था आवामी लीग के नेता, बांग्लादेश के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने गांधी जी को जादूगर कहा था। तो उसके बाद क्या होता है? पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में गांधी जी ने लोगों को समझाया कि दंगा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। तो उस साइड में आकर के देश के दूसरे भागों में दंगा हो गया। कहीं बिहार में हो रहा है, कहीं बंगाल, कहीं लाहौर। तो हर जगह ये सारे पंगे हो रहे थे। गांधी जी यहाँ समझा रहे थे तो यहाँ दंगे हो रहे थे, यहाँ समझा रहे थे तो यहाँ दंगे हो रहे थे। तो गांधी जी भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे अंत में, कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा जाल बिछा रखा था अपने दंगों का। गांधी जी बेबस हो गए और गांधी जी ने अपने मुंह से कहना पड़ा कि अब
अब तो बंटवारा ही समस्या का समाधान है, वरना बंटवारे की बात सुन करके गांधी जी ने कभी कहा था कि अगर इस देश का यानी कि भारत का कभी बंटवारा हुआ तो वो मेरी लाश के ऊपर होगा, यानी कि जब मैं मर जाऊंगा तब सिर्फ बंटवारा हो सकता है, वरना नहीं। तो अब देखिए ना कंडीशन यहाँ पे कैसी बन रही है कि गांधी जी को अपने मुंह से कहना पड़ा कि अब देश का बंटवारा ही करा देना चाहिए, वो ही अच्छा रहेगा, वरना ये दंगे और ज्यादा भड़क जाएंगे, पहले ही बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। तो उसके बाद फिर देश के विभाजन के लिए फिर जो अंतिम अपने गवर्नर जनरल थे भारत के उस टाइम, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं इनको चांस मिल गया कि चलो ये अलग हो रहे हैं, हमें तो यहाँ से जाना है, ये दो देश अलग हो रहे हैं, तो ठीक है इनकी आपस में नहीं बन पाएगी तो ना कभी उबर पाएंगे, आगे चल करके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देख लो जो दूसरों के दिमाग से चला है उसने हमेशा मात खाई है। पाकिस्तान की हालत देख लो, कभी इसको अमेरिका पकड़ करके बजा देता है, कभी रशिया, कभी चाइना तो बिल्कुल अच्छे से उसको हर तरीके से मतलब ख़त्म कर रहा है। और इंडिया जहाँ अपना माइंड लेकर के चला है वो देखो आज हम चंद्रयान पे भी पहुंच गए, अपना काम सारा बहुत अच्छे से भी कर रहे हैं। मतलब जो डिवेलप कंट्री हैं उनमें आजकल हमारी रिस्पेक्ट कई गुना भी बढ़ चुकी है, आप लोग सभी न्यूज़ वगैरह में सब देखते होंगे। और वहीं पाकिस्तान की हालत क्या है वो आप लोगों को सभी को पता है। तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन को एक चांस मिल गया। क्या मिल गया कि आपका बंटवारा तो होना है, आप लोग मान चुके हो, तो क्यों ना मैं करा दूं इसका बंटवारा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि क्यों ना मैं इसका बंटवारा करा दूं। तो उन्होंने फिर इंग्लैंड गए। लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड गए। इंग्लैंड क्या करने गए? वहां से भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए जो प्लान तैयार करके लेके आए, उस प्लान का नाम था डिकी वर्ड प्लान। ये प्लान वो लेकर के आए। इस प्लान को बाल्कन प्लान भी बोला जाता है, बाल्कन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन ये प्लान लेके आए, डिकी वर्ड प्लान और बाल्कन प्लान, और इसको माउंटबेटन लेके आए थे, इसलिए इसको माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है कई जगह पे। तो ये प्लान यानी कि डिकी वर्ड प्लान क्या था? भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इंग्लैंड में तैयार करवा के लाया गया मसौदा, यानी कि कैसे बंटवारा होगा, क्या चीज़ किस पे रहेगी। जैसे दो भाइयों का आपस में बंटवारा होता है ना कि इतनी ज़मीन तेरे पास रहेगी, ये घर तेरे पास रहेगा, ये खेत तेरे पास रहेगा, ये बड़े के पास, ये छोटे के पास। तो ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड से बनवा करके लाए और उसको बोला गया डिकी वर्ड प्लान, बाल्कन प्लान या माउंटबेटन प्लान, ये सभी उसी के नाम है। कब लेकर के आए थे इनको? ये लेकर आए थे मई 1947 में, मई 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन लेकर के आए थे। तो होता क्या है उसके बाद, सिचुएशन देखना, थोड़ी समझने की कोशिश करना। सेकेंड वर्ल्ड वार कब खत्म हो गई थी? 1945 को। वर्ल्ड वार कितने हुए हैं? दो। फर्स्ट हुई थी 1914 से 1918 तक, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक हुई थी। 1945 में हिटलर की डेथ हो गई थी, उसने सुसाइड कर लिया था। पहले वर्ल्ड वार में हम इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे, भारत की सेना इंग्लैंड की तरफ से लड़ी थी, क्योंकि हमें ये जुमला दिखाया गया था कि अगर हम इंग्लैंड की तरफ से लड़ते हैं और इंग्लैंड जीत जाता है तो इंग्लैंड हमें यानी कि ब्रिटेन हमें आज़ाद कर देगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या सिचुएशन हुई उसके बारे में अब हम थोड़ा पढ़ते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद है ना, आज़ादी की मांग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 1947 में हम आज़ाद हो गए थे। तो यहाँ पे आज़ादी की जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, हर कोई आज़ादी चाहता था अंग्रेज़ों से। तो उस आज़ादी के लिए लेकिन उनके पास कोई नियोजित प्लान नहीं था कि आज़ादी चाहिए कैसे, मिलेगी कैसे। तो भारत में हो जाते हैं सांप्रदायिक दंगे शुरू, यानी कि धर्म के आधार पर दंगे यानी कि राइट शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं एक धर्म से दूसरे धर्मों के लोगों के बीच में। तो दंगे शुरू हो जाते हैं। तो दंगे शुरू हो जाने के बाद फिर क्या होता है, 3 जून 1947 को
3 जून 1947 को फाइनली इस बात पे मोहर लगा दी जाती है कि अब तो भारत और पाकिस्तान को अलग करना ही पड़ेगा, यानी कि इस बात का ऐलान कर दिया जाता है ऑफिशियली लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। इस बात का बिल्कुल खुला ऐलान हो जाता है कि 3 जून 1947 को कि भारत और पाकिस्तान को अब अलग करना ही पड़ेगा आज़ाद करते ही। तो उसके बाद क्या होता है, ये सब होने के बाद तो दंगे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले मांग की गई थी आज़ादी की कि सिर्फ आज़ादी चाहिए, लेकिन 3 जून को फैसला कर दिया गया कि अब 2 देश आज़ाद होंगे एक साथ नहीं, एक तरफ तो पाकिस्तान आज़ाद होगा और दूसरी तरफ भारत आज़ाद होगा। तो इस चीज़ के बारे में बताया गया था। तो देखिए क्या क्या बातें थी जो लॉर्ड माउंटबेटन अपना प्लान बना करके लेके आए थे, इसके बारे में क्या क्या बातें थी। इस प्लान में माउंटबेटन ने क्या किया था, जो प्रस्ताव दिया कि सभी राज्यों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य बनाया जाएगा, कि जो हर एक स्टेट है ना वो अपने आप में स्वतंत्र होंगे कि वो किस देश में जाना चाहते हैं, राज्य भी स्वतंत्र हो गए। यानी कि इंडिया का कोई राज्य अगर यहाँ से पाकिस्तान में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, ये ऐसा। और भारत का कोई यहाँ मिलना चाहता है, जगह तो उठ के आने से नहीं, लोग ही माइग्रेट हो सकते हैं। बस ये था कि ये भारत का एरिया हो जाता और ये पाकिस्तान का एरिया हो जाता, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान में दिया गया था। एक पार्ट था इसका ये, यानी कि ये पॉइंट्स हैं लॉर्ड माउंटबेटन का जो डिकीवर्ड प्लान था, बाल्कन प्लान था, लॉर्ड माउंटबेटन जो बनवा के लाए थे इंग्लैंड से। तो उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई थी, क्या वो मानी गई नहीं मानी गई, तो उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो उसके बाद क्या होता है, प्रस्ताव में 2 देशों को बांटने की बात की गई थी, बिल्कुल भारत और पाकिस्तान। ये बिल्कुल एक नॉर्मल पॉइंट रहा उस टाइम कि इनको अलग अलग देशों में बांटा जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 18 जुलाई, देखना 18 जुलाई 1947 यानी कि अगस्त के, यानी कि 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे ना, उसके हम पास में आ रहे हैं अभी। 18 जुलाई 1947 को जो इंग्लैंड की संसद थी, यानी कि जो ब्रिटिश संसद थी, यानी कि जो इंग्लैंड की संसद थी, उनका जो संसद भवन था, वहाँ इस बात पर फाइनल डिसीजन यानी कि एक स्टैंप लगा दी जाती है, मोहर लगा दी जाती है कि कोई भी राज्य कहीं पर भी रह सकता है, किसी भी देश में जा करके अपनी टेरिटरी स्थापित कर सकता है। और लोगों को तो था ही, जब राज्य ही माइग्रेट हो रहे हैं तो लोग तो होने ही थे। और दूसरा था कि 2 देश बनेंगे भारत को आज़ाद करते ही, एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा, जो 2 देशों की अलग अलग इनकी सीमा रेखा डिसाइड की जाएगी, ये बात उस प्लान में कही गई। तो इसमें थोड़ी दिक्कत क्या रही, पहली बात, ये इंग्लैंड द्वारा तैयार किया गया मसौदा था, यानी कि बंटवारा होना भारत का और पाकिस्तान का, और तैयार कर रहे हैं इंग्लैंड वाले, ठीक है। तो वो क्यों चाहेंगे कि इन 2 देशों की भलाई के लिए कुछ भी ऐसा काम किया जा सके। अंग्रेजों ने जितना राज करना था वो कर चुके थे, अब उनको सिर्फ देश छोड़ के जाना था, और वो उनको ये था कि भविष्य में ये कभी ना उभर पाए, ताकि कभी हमारे को ही यानी कि कंपटीशन देने लगे किसी मामले में आकर के। इंडिया तो आज भी बड़ी टक्कर देता है, हर डिवेल्प्ड कंट्री को, हर विकसित देश को टक्कर देता है, लेकिन पाकिस्तान के जो साथ उनकी चाल रही वो बिल्कुल सफल रही। इंडिया ने उनकी चाल को सिरे से बिल्कुल नकार दिया है, इस बात को हम बोल सकते हैं। उसके बाद जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना, इंग्लैंड इसको बंटवारा कर रहा है, लेकिन क्या था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी को बताया कि ये हमारा प्लान है और हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, और इनको औपचारिक तौर पर बताया गया, यानी कि कोई लिखित में जो प्रमाण था उनका वो नहीं दिखाया गया। और जो दूसरे नेता थे वल्लभ भाई पटेल वगैरह, उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि वो सबसे दिग्गज नेता थे उस टाइम कांग्रेस के, तो उनको बताया गया कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं और इस आधार पर देश का बंटवारा होगा। तो उसके बाद क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सारा मसौदा सुनने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा मना कर देते हैं कि इससे तो देश में और ज़्यादा दंगे फैल जाएंगे, झगड़े लड़ाई शुरू हो जाएगी, मारकाट शुरू हो जाएगी, और सारा काम हुआ भी है।
तो लॉर्ड माउंटबेटन को नेहरू ने ये कहा कि नहीं, ये प्लान तुम्हारा गलत है, ये ऐसा हो जाएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इसको इंग्लैंड की संसद से तैयार करवा के लाए थे, वहाँ से अंतिम मोहर लगवा के लाए थे, तो उसको इंग्लैंड वालों को जवाब देना था। यानी कि वो एक सर्वेंट थे, एक नौकर थे किसके, इंग्लैंड सरकार के, लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि वो यहाँ पे एम्बेसडर चुन करके जो आए थे, तो उनको जवाब देना होता था कि भाई जो आपने ये मसौदा तैयार करके दिया है, इंडिया में इसका क्या रिजल्ट रहा। तो उन्होंने कहा जो भारत के प्रमुख नेता है नेहरू, उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया है। ये बात उन्होंने इंग्लैंड में पहुंचा दी। तो लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो ये मुलाकात थी, यानी कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई या बताई थी, वो कहाँ पर बताई थी, शिमला में। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन, शिमला में उनकी बात हुई थी। नेहरू को सुन के धक्का लगा कि अंग्रेज हमारे साथ मतलब कैसे क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो उसके बाद जब बंटवारा, तो नेहरू जी को भी पता था होने ही वाला, तो रुक ही नहीं सकता। तो उसके लिए फिर CR फॉर्मूला लाया गया भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए, कि हमारा बंटवारा हो तो कम से कम अपना ही कोई आदमी हो, जिसका ही कोई फॉर्मूला हो। तो CR फॉर्मूला बोला जाता है, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी फॉर्मूला। चक्रवर्ती राजगोपालचारी फॉर्मूला लाया गया भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए। तो उसमें देखना, संविधान सभा थी, एक संविधान सभा, एक थी अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। एक संविधान सभा थी, एक अंतरिम सरकार थी। संविधान सभा में उस समय 389 मेंबर्स थे, 389 सदस्य थे। जब उनको ऑप्शन मिल गया, यानी कि कोई मतलब एक देश से दूसरे देश में या दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो 389 में से 299 मेंबर्स रह गए थे। बाकी मेंबर कहाँ गए, बाकी मेंबर चले गए थे मुस्लिम लीग में, यानी कि उन्होंने संविधान सभा को ही छोड़ दिया था। बाकी मेंबर्स ने ज्वाइन कर ली थी मुस्लिम लीग। उसके बाद जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार होता क्या है, अगर एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाए या नॉर्मली भी कि अंतरिम सरकार होता क्या है या होती क्या है, तो अंतरिम सरकार जैसे भारत पर इंग्लैंड वालों का राज था, इंडिया पर राज था इंग्लैंड वालों का, यूके वालों का। तो 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो इंग्लैंड ने भारत को आज़ाद कर दिया 15 अगस्त 1947 को। लेकिन आज़ाद होने के बाद देश में PM कौन बनेगा, CM कौन बनेगा, मेंबर कौन बनेंगे, संविधान सभा के सदस्य कौन बनेंगे, ये देश कैसे चलेगा, किसका क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, ये बात कौन करेगा। तो ये बात जो टेम्पररी, यानी कि जो शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि जैसे थोड़े समय के लिए, जैसे आप कहीं बाहर जाना हो आपको, तो आप अपने पड़ोसी को बोल दो कि मेरे घर का ध्यान रखना, थोड़े टाइम के लिए देखना, इसको कोई दिक्कत ना हो। तो जो थोड़े टाइम के लिए सरकार थी, उस सरकार को बोला जाता है अंतरिम सरकार। यानी कि जब तक इंडिया में इलेक्शन ना हो जाते, PM CM ना बन जाते, तब तक कि देश को कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, उसको बोलते थे अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार में PM के लिए किनको माना गया, नेहरू को। गृह मंत्री किन्हें, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और लियाकत अली नाम सुना है आपने इसका पहली वीडियो में, लियाकत अली। ये कौन थे, ये थे फिनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री थे, यानी कि जो रुपए पैसों का जो देख रेख रखेंगे वो थे लियाकत अली। बाद में कौन बने फिर, ये अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे लियाकत अली। जब वो PM बन रहे हैं तो वो फिनेंस मिनिस्टर बन करके क्या करेंगे, तो ये रहा उनके माइंड में। देखिए, अब भारत और पाकिस्तान के अलग होने की सारी बातें कंप्लीट हो चुकी थी लगभग। तो उस समय क्योंकि लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे इंडिया के, यानी कि अंतरिम सरकार के, तो इंडिया से 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई।
ये डिमांड किस चीज़ की थी? टैक्स पुराने टाइम से ही वसूला जाता है। तो क्या हुआ था? इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। तो 15 अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हो सकता है मार्च अप्रैल में उनकी क्लोजिंग होती हो। तो लगभग आधा साल गुजर चुका था, यानी कि जब हम आज़ाद हुए। तो इस आधे साल का यानी 15 अगस्त तक का जो टैक्स उन्होंने जोड़ करके बनाया कि हमें 5 करोड़ रुपए दो, जो इंडिया में टैक्स इकट्ठा हुआ है, तो टैक्स भी तो बटेगा ना। ये थोड़ी ना पाकिस्तान को अलग कर दिया, हमें कुछ दोगे नहीं, सारा टैक्स जो आमदनी है 15 अगस्त तक की वो इंडिया के पास रह जाएगी। तो ये बात को लेकर के 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई पाकिस्तान की साइड से इंडिया के द्वारा, और इंडिया को ये देने भी पड़े थे। उसके बाद फिर देखिए, भारत और पाकिस्तान, जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों देशों के आगे जाने के, यानी कि एक देश पीछे रह गया, पाकिस्तान देख लो आपकी उसकी क्या हालात है, इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो इसका एक रीज़न हम सीधे से ये मान सकते हैं, जो हमारा संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो भीमराव अंबेडकर जी और उनकी टीम ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं उसको ये इम्प्लीमेंट हो गया था, पूरे देश में लागू हो गया था। लेकिन अगर हम वहीं पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान का जो संविधान है ना, आज़ादी के 10 साल बाद बना। देखना, तो 10 साल बाद उनका संविधान बना है। तो जब तक संविधान नहीं, जब तक डेमोक्रेसी नहीं किसी भी देश में, तो वहाँ की क्या हालात रही होगी, कैसे वहाँ पे राज किया होगा, कैसे वहाँ लोगों के साथ मतलब एक तरह से डिक्टेटरशिप, तानाशाही या कम्युनिज्म ही वहाँ पे चला होगा। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात ये रही कि हमारा संविधान ज़्यादा लेट नहीं बना, मतलब एक अच्छे टाइम पे बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया, और लोगों को अपना सर्वांगीण हर तरह का विकास करने का एक अवसर भारत सरकार की तरफ से उस टाइम मिल गया था। ये थी पूरी स्टोरी जो नोआखली में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो क्रिएट की थी, वहाँ पे दंगे करवाए थे। ये पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये बुक से थोड़ा हटकर था, लेकिन था इसी के अंदर इंक्लूड, इसी चैप्टर का एक हिस्सा था, और ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे या आपके नोटबुक में ये नोट रहेंगे, तो मतलब बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए भी। तो नोआखली पढ़ता था ये उस टाइम कहाँ पर, कलकत्ता में, यानी कि बंगाल में। उसके बाद ये फिर बांग्लादेश का हिस्सा हो गया। नोआखली, नो का मतलब होता है नोआ का मतलब होता है नया, और खली का मतलब होता है यानी कि खल का मतलब होता है कैनल बांग्लादेश की लैंग्वेज में। नो का मतलब नया और खल का मतलब कैनल, यानी कि नई कैनल। अब ये नोआखली इलाका कहाँ पड़ता है? ये जो आप लोगों ने मैप देखा होगा अगर इंडिया का, तो आप लोगों ने वहाँ पे क्या देखा होगा, बे ऑफ बंगाल पड़ती है, सॉरी यहाँ पे श्रीलंका, ये बंगाल की खाड़ी पड़ती है यहाँ पे। तो बंगाल की खाड़ी से ही लगता हुआ इलाका है नोआखली, यानी कि कैनल है वहाँ पे बनाई गई है, ताकि ये बे ऑफ बंगाल है, यानी कि जो इलाका है पानी का, वाटर बॉडी है, ये इस एरिया को परेशान न करे। वहाँ पे एक नहर निकाल दी गई है जो कोस्टल पे है, यानी कि तटीय इलाके पे है, किसके, बे ऑफ इसके बंगाल के, यानी कि बंगाल की खाड़ी पे। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी की शहादत। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया, क्योंकि महात्मा गांधी तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतने ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे थे। तो अगर क्वेश्चन आए कि महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को, यानी कि देश की आज़ादी के समय किस जगह पर थे, तो वो थे कलकत्ता में, यानी कि जहाँ वो लोगों को समझाने गए थे, जहाँ मुजीबुर रहमान ने उनको जादूगर बोला था। वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। बिल्कुल सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट लगी, जो धर्म के आधार पर जो हिंसा हुई थी, संप्रदाय के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से, यह देखकर उनका दिल टूट चुका था कि अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे, वे ही इस कठिन घड़ी में लोगों के एक सूत्र में
पिरो सकने में नाकामयाब हो गए थे। यानी कि कितना ज़्यादा वेट था महात्मा गांधी जी को आज़ादी का, कितने आंदोलन किए, कितने ज़्यादा उन्होंने दुख झेले हैं, अंग्रेजों ने उनके साथ क्या-क्या ब्रुचुअलिटी नहीं की, चलती ट्रेन से उनको उतार दिया, कहीं पे वो नमक कानून तोड़ रहे हैं, अंग्रेजों से भिड़ रहे हैं, कहीं वो दक्षिण अफ्रीका में जाकर के जो वहाँ भारतीय लोगों के उत्थान के लिए यानी कि उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। कहीं पर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, कहीं पर कोई सा आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो चलाया। तो इतना सारा करने के बाद गांधी जी ने क्या सोचा था कि जो जब हमें आज़ादी मिलेगी उस दिन भी मुझे सुकून नहीं होगा। मैंने पूरी ज़िंदगी अहिंसा और सत्याग्रह को माना है और मेरे माइंड पे कितनी गहरी चोट लगेगी, ये गांधी जी ने भी नहीं सोचा था। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कोलकाता में गांधी की मौजूदगी से हालत बड़ी हद तक सुधर चले थे। जो स्टोरी मैंने बताई है, मुजीबुर रहमान ने उनको जादूगर बोला था, अंग्रेजों ने वन मैन आर्मी बोला था, क्योंकि उन्हें एक स्पीच ने ही उनको सुधार दिया था। और आज़ादी का जश्न लोगों ने देखिए, हम किसी भी इंसान को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि हम ज़बरदस्ती अगर हम किसी के साथ करें, उससे थोड़े समय के लिए हम उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी को अपना फॉलोवर बनाना है, तो हम उसको अपने विचारों से प्रभावित करते हैं। हमारे विचार उनके माइंड में बिल्कुल ठीक बैठ जाने चाहिए कि हाँ, जो ये है हमारी भलाई के लिए है। तो हम अपने विचारों से ही किसी को प्रभावित कर सकते हैं। तो उसके बाद आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। बहरहाल क्या था, यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए। देखो, गांधी जी बुजुर्ग आदमी थे, उनकी रिस्पेक्ट थी, सभी नेता उनको मानते थे। मतलब जो नेता उनके विचारों से प्रभावित भी नहीं थे, वो भी उनकी बात मानते थे, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी थे। और गांधी जी के पास सबसे बड़ा हथियार था, चाहे वो इंडिया को मनाने के लिए या अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने के लिए जो हथियार था, वो था उपवास पे बैठ जाना, यानी कि वो खाना पीना छोड़ देते थे। तो उसके बाद क्या होता है, अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, पूरे देश में हिंसा थी। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले। तो गांधी जी चाहते थे कि मुसलमानों को मतलब पूरा हिस्सा मिले भारत में, उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या होगा, क्योंकि मुस्लिम कंट्री के तौर पर तो पाकिस्तान की स्थापना हो चुकी थी ना। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थी कि एक राष्ट्र मैंने जिसके लिए क्या कुछ नहीं किया, आज वो अलग अलग हो रहे हैं, तो बहुत दुख होता है। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। देखना, महात्मा गांधी जी की कितनी अच्छी बात रही है। गांधी जी को लगता था ये कि जो वचनबद्धता है वित्तीय, यानी कि जो फाइनेंस संबंधी, यानी कि जो 5 करोड़ रुपए की देने की बात कही गई थी अगस्त तक का जो टैक्स था, कि अगर भारत सरकार पाकिस्तान को वो ना दे, मतलब उनके मन में डाउट था कि भारत दे ही ना, हाँ बोल करके मना कर दे। यानी कि उस टाइम भी वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे थे। और इसका मतलब ये नहीं वो पाकिस्तान को अलग मानते थे, उनके लिए भारत और पाकिस्तान एक ही था। उन्होंने हर जगह धरने दिए, उपवास किए, यानी इनकी पूरी रिस्पेक्ट थी उनकी। इस बात से वे नाखुश हो गए। इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर से उपवास किया और यह उनका अंतिम उपवास था। 1948 में ही महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो ये उनका अंतिम उपवास था, अंतिम व्रत था उनका। कोलकाता की ही तरह दिल्ली में उनके उपवास का जादुई असर हुआ। वो जहाँ पर भी अपनी स्पीच देते थे, लोग उनके मतलब फॉलोअर हो जाते थे, उनकी बात मानने लगते थे। उनकी स्पीच में इतनी पावर थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उसके दे चुकाने पर राजी हो गई और भारत सरकार ने कहा, जो हमें आपका देना है, पाकिस्तान को जो देना है हम देंगे, आपका कोई हिस्सा हम नहीं रखेंगे। और भारत की सरकार ने उस टाइम पाकिस्तान को उनका हिस्सा दिया भी है। बहरहाल जो भी हो, गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो ऐसी बात नहीं थी। देखिए, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ऐसा ही गांधी जी के साथ था। उन्होंने देश की भलाई के लिए सारा काम किया, अपने देश के लोगों के लिए सारा काम किया, लेकिन हर कोई इंसान उससे खुश हो ऐसा नहीं हो सकता। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष मढ़ रहे थे। देखो, जो हिंदुओं को लगा कि हमारा बुरा हो गया तो गांधी जी को बोला, मुसलमानों को लगा हमारा बुरा हो गया तो उन्होंने गांधी जी को दोष दिया। यानी कि डायरेक्ट तौर पर वो गांधी जी को ही उसके लिए जिम्मेदार मानते थे। जैसे
पाकिस्तान के बंटवारे के लिए आज भी हम गांधी जी को जिम्मेदार बोल देते हैं, कोई भी बोल देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि गांधी जी को उनका जिम्मेदार बनाया जाए। और इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया कि मैं सशस्त्र सुरक्षा यानी कि अपने साथ बॉडीगार्ड वगैरह रखूंगा, सशस्त्र यानी कि जिनके पास हथियार वगैरह हो। गांधी जी को बॉडीगार्ड ऑफर किए गए क्योंकि उनको हिंदुओं से भी खतरा हो चुका था, मुसलमानों से भी खतरा हो चुका था, और पूरी जिंदगी गांधी जी ने उन्हीं के लिए काम किया। देखना स्थिति कैसी बन रही है। तो और सारा किया धरा किसका था? मोहम्मद अली जिन्ना का। अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। वो जैसे मिलते थे ना, अपनी प्रार्थना के टाइम में लोगों से मिलते थे, बातचीत करते, उनके साथ बैठते थे, तो उनको बोला गया दूसरे नेताओं के द्वारा कि आप सिक्योरिटी ले लीजिए, और आपको मतलब खतरा है, जान का खतरा है, हिंदुओं से भी है, मुसलमानों से भी, हर किसी से भी है। तो गांधी जी ने कहा नहीं, ये मेरे देश के लोग हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिरकार क्या होता है, 30 जनवरी 1948 को एक ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे, उनका पूरा नाम था नाथूराम विनायक गोडसे, उन्होंने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय यानी कि जो शाम के टाइम की जो प्रार्थना होती है, उनकी तरफ चलता हुआ आया और नजदीक जाकर के गांधी जी पर उन्होंने 3 गोलियां चला दी और गांधी जी को तत्क्षण मार दिया गया। यानी कि इस तरह से हमारे राष्ट्रपिता की मृत्यु हुई थी, जिन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ किया। यानी कि जब थोड़ा बहुत सुख भोगने का उनको टाइम मिला, अवसर मिला, यानी कि देश को आज़ादी मिली, उस टाइम उनके साथ ऐसा किया गया और पूरी जिंदगी उन्होंने अपने देश के लिए न्यौछावर की है। इस तरह न्याय और सहिष्णुता का आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हो गया, और इस तरह जो न्याय की एक मूर्ति थी, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच से चली गई। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।